जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज 19वें नंबर का है। इससे पहले मैंने बता दिया आपको दोस्तों, 18 टेस्ट सीरीज करा दिया। यदि आप नहीं देखे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां से देखिए। और अति महत्वपूर्ण है ये टेस्ट सीरीज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और प्लेलिस्ट चेक करते रहिए दोस्तों, हर डे एक एक टेस्ट सीरीज में कराता हूँ, जो सभी का बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। सभी ने कमेंट्स करके बताते हैं हमें इतना स्कोर हुआ, मेरा इतना स्कोर हुआ। हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही कमेंट्स करते रहिए और बताते रहिए कौन सा बुक हम नेक्स्ट लेकर आएंगे। आप लोगों ने कमेंट्स में बताया था कि चक्षु प्रकाशन का लेके आने के लिए। मैं चक्षु प्रकाशन का जैसे ही ये कंप्लीट होगा, चक्षु प्रकाशन का भी सेट प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो ये बिहार डीएलएड बिहार परीक्षा समिति जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बुक है रुक्मणी प्रकाशन का, द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, 19वां सेट बनाते हैं। और आप दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। जो भी पहले से हैं और उनका यदि स्कोर बहुत ही अच्छा रहा है, तो उन्होंने टाइम दिया है, इस कारण उनका अच्छा हुआ है। ठीक है, आप भी टाइम दीजिए, आपका भी अच्छा प्रोग्रेस होगा। तो आइए हम लोग ये सेट प्रैक्टिस करते हैं विथ फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो देखिए आज का जो सेट प्रैक्टिस होने वाला है हमारा दोस्तों, ये कैमा नंबर रहेगा। यह जो होगा हमारा 16वें क्रम का रहेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज 16 नंबर रहेगा। ये हम लोग का 19 नंबर इसलिए बना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर कराया था। और प्रीवियस ईयर क्यों दोस्तों, आप हम बता दें, आपको याद कर जाना है। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको मुंह पे। जैसे क्वेश्चन देखे आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कम से कम नहीं भी तो ये 3 सेट मैंने कराया है ना, कम से कम आपको 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिल ही जाएंगे। तो 5 नंबर बहुत वैल्यू रखता है ना दोस्तों। ये आप 300 क्वेश्चन समझिए, आप याद करके रखना है। तो आइए ये हम लोग जो 16 क्रम के हमारा टेस्ट है, इसे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अब लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। मैं इतना मेहनत से आप लोग के लिए बनाता हूँ, लाइक उतना नहीं हो पाती जितना आप लोग देखते हैं। कम से कम लाइक किया कीजिए, ताकि हमें भी अंदर से प्रोत्साहन मिले और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट्स लेके आओ। ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज हमारा 16 जो है, पहला सेक्शन आता है हमारा जनरल इंग्लिश का। देखिए, जो जनरल इंग्लिश में पहला क्वेश्चन आता है, देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, और आपको बताया दोस्तों, यह जो है टोटल आपको 2 घंटा 30 मिनट की एग्जाम होगी। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑनलाइन होंगे। इसके लिए हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 2 घंटा 30 मिनट 120 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक, जो नए हैं उनके लिए भी नहीं हड़बड़ाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बिहार का, उनके लिए तो रामबाण है ये। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। क्या है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, दुर्भाग्य, है ना। यहाँ पे ये मेरा नाउन है, इसका क्या बनेगा दोस्तों? फॉर्चून बनेगा, है ना। इसका मतलब होता है सौभाग्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा हमारा स्पेलिंग जो है गलत है? गलत कौन है दोस्तों? एशेस का गलत है। क्यों है? देखिए, एशेस का होता है स्पेलिंग जो दोस्तों, ACCE होता है, एशेस, है ना। एशेस ऐसे होता है। एशेस मतलब क्या होता है दोस्तों? पहुंच। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकैटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा। आई लिस्टेंड टू हिम विथ डैश अटेंशन। आंसर क्या बनेगा हमारा? रैप्ट अटेंशन। आंसर बी बनेगा। रैप्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? रैप्ट मतलब होता है तन्मय, है ना। रैप्ट मतलब क्या होता है? तन्मय। तो आंसर क्या, ये क्या बनेगा सेंटेंस हमारा? आई लिस्टेंड टू हिम विथ रैप्ट अटेंशन। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या है मेरा सेंटेंस? काव्या सेड टू हर हस्बैंड, आई डोंट माइंड बीइंग अ बिजी वोमेन। देखिए इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर इसका बनेगा दोस्तों डी, राइट आंसर होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे, काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट सी डिड नॉट माइंड बीइंग अ बाई बिजी वोमेन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। दे हेयर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स, बट हर बट हर एस्ट्रेजर्स फेल्ड टू डैश। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा मूव द नीडल। मूव द नीडल, आंसर होगा यहाँ पे डी।
मूव द नीडल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा बदलाव लाना। दे हेयर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स बट हर स्ट्रेजर्स फेल्ड टू मूव द नीडल। सर डी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। हमारा क्या है, शार्प एंड डायरेक्ट। शार्प एंड डायरेक्ट मतलब क्या होता है, शार्प एंड डायरेक्ट मतलब होता है कड़वा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, असार्बिक। असार्बिक हो जाएगा, आंसर ए होगा असार्बिक। एसिडिक मतलब आपको पता है आम्लिक होता है, आम्लिक। और एनोडेन मतलब क्या होता है, तो एनोडेन मतलब होता है दर्दनाक या पीड़ा नाशक। इसका जॉनिक मतलब होता है पशु वाला, पशु का। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस में, सेंटेंस क्या है अपना, द एंकर गेव, द एंकर गेव अस अ डैश वेलकम, अ प्लीजेंट स्माइल एंड बंकिट ऑन रीचिंग द होटल। आंसर क्या बनेगा हमारा, वार्म। आंसर यहाँ पे सी होगा, वार्म। वार्म मतलब क्या हो, गर्म जोशी से स्वागत करा जा रहा है इनका। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, राशि वाज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। इसका क्या बनेगा दोस्तों, वाज राइटिंग अ लेटर मतलब इसमें बीइंग आएगा ही आएगा, है ना। ये वाली बीइंग और ये वाली, ये दो तो आंसर गलत ही गलत है दोस्तों, ठीक है ना। तो जब भी देखिएगा वाज के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग आपको पकड़ लेना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए ये तो पहले ऋषि के बारे में बोला जा रहा है और एक लेटर, यानी यहाँ से हम बनाएंगे ना ए लेटर मतलब एक ही है, तो वेयर तो लगेगा नहीं, ये तो ये भी गलत। आंसर मेरा डी हो जाएगा। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय ऋषि टू हर हस्बैंड। राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है हमारा ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पार्टिकुलर शेप। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आंसर इसका बन जाएगा कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन आंसर डी बनेगा। मतलब क्या होता है, नक्षत्र, तारों का समूह। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस क्या है, डिड रानी कॉल यू, रानी तुम्हें कॉल की। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, आंसर हो जाएगा वेयर यू कॉल्ड बाय रानी। आंसर डी बनेगा, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है दोस्तों, वेयर लगता है, ना कि वाज, है ना। तो ये तो होगी नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट में आ रही है इंडेफिनिट में, और ये हमारा पास्ट में आ रही है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, select the most appropriate option to fill in the blank and complete the collection. Always be in dash with your near and dear once a light is uncertain and fragile. आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा टच। Always be in touch with your near and dear once as life is uncertain and fragile. आंसर बन जाएगा मेरा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द कलेक्शन। देखिए, अक्षय ऑलवेज गिव्स डैश टू जोहना फॉर हिज सक्सेस। अक्षय ऑलवेज गिव्स डैश टू जोहना फॉर हिज सक्सेस। आंसर क्या बनेगा, क्रेडिट, है ना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब किसी को सफलता का श्रेय देना, यहाँ पे श्रेय दिया जाता है। अक्षय ऑलवेज श्रेय देता है किसका, जोहाना के सक्सेस के लिए। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है मेरा, सी सेड दैट सी कुड नॉट बिलीव हिम। सी सेड दैट सी कुड नॉट बिलीव हिम। इसका क्या बनेगा आंसर, आंसर इसका बन जाएगा, राइट आंसर डी होगा। सी सेड आई कैन नॉट बिलीव हिम, है ना। कैन नॉट का ही तो कुड बनेगा ना यहाँ पे, इसका तो बनेगा नहीं कुड का, इसका तो होगा नहीं। और कैन नॉट, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट जो है आई क्यों आया, तो ये जो मेरा, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट तो ही है, यहाँ पे क्या लगेगा, आई लगेगा, ये भी होगा नहीं, तो इसलिए आंसर इसको काट सकते हैं। आंसर मेरा डी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द
मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्क टू फिल इन द ब्लैंक। सिनोनिम किसका निकालना है, जो ब्रैकेट में है। तो देखिए द लाइट्स डैश लाइटिंग अप, इसी का निकालना है लाइटिंग अप का। लाइटिंग अप के बदले जो है, लाइटिंग अप का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रकाशित करना होता है ना। आइए पहले सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। द लाइट्स डैश लाइटिंग अप द एट वर्क ऑन द वॉल ऑफ द म्यूजियम वेयर लुकिंग ब्यूटीफुल। इसका क्या बनेगा दोस्तों, इल्यूमिनेटिंग। इल्यूमिनेटिंग मतलब भी होता है प्रकाशित करना। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द पेशेंट वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल डिस्चार्ज। आंसर क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा ना, हॉस्पिटल से छुट्टी किया गया। तो हॉस्पिटल से निकलने या छुट्टी के लिए क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज शब्द का यूज करते हैं ना। तो आंसर मेरा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस मेरा क्या है, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट्स ही सेड ही वुड डैश ड्रिंकिंग अल्कोहल। आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा क्विट। आंसर मेरा डी होगा। क्विट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, है ना। तो देखिए फुल सेंटेंस मेरा क्या बन जाएगा, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट्स ही सेड ही वुड क्विट ड्रिंकिंग अल्कोहल। आंसर डी हो गया। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, संदेह होना, है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, संदेह होना का आंसर इसका हो जाएगा सी, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। आंसर हो जाएगा सी। इसका मतलब ही यही होता है ना। इसका भी क्या हुआ दोस्तों, संदेह होना। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए क्या है हमारा सेंटेंस, वी लिव इन पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल। आंसर मेरा क्या बनेगा, आंसर बनेगा पॉपुलस, है ना। आंसर मेरा यहाँ पे बी बनेगा, पॉपुलस। पॉपुलस मतलब अधिक आबादी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशन। क्या है हमारा सेंटेंस, आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर डैश सॉरो। आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा क्विक। आंसर होगा ए, क्विक। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ क्विक सॉरो। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। आप लोगों ने बोला है दोस्तों, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को इंग्लिश में लाने के लिए मैं मैथ्स का भी क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ आप लोग के लिए मैथ्स का, ठीक है। वो भी जल्दी ही आने वाली है। यही क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी हो सकती है दोस्तों, आपने 9th क्लास में इसे निकाला होगा। तो कितनी हो सकती है, इसका हो सकता है अनंत, है ना। क्योंकि 1 और 2 के बीच में यदि आप निकालने जाइएगा तो इतना नहीं इसका कर सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे करके बहुत सारे निकाला जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं बहुत सारा, तो इसलिए ये इसका अनंत निकल सकता है, ठीक। अगला देखिए, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आपको पता होगा कैसे निकालता है, ये भी 9th में आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे कि वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है दोस्तों, यह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। तो पता ही है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु जो दिया हुआ है 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो आपको पता होगा जो दोस्तों, कोऑर्डिनेट जो होता है, इस कोऑर्डिनेट को पहला बोलते हैं, ये सेकेंड है, ये मेरा थर्ड है और ये जो है मेरा फोर्थ है। देखिए ये सभी प्लस होते हैं एक्स एक्सिस, और ये इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है वाई एक्सिस, ये सभी प्लस होता है ना, पता होगा। ये वाई डैश होता है, ये एक्स और ये एक्स डैश होता है। तो ये किस में पड़ रहा है, देखिए दोस्तों, प्लस पहले एक्स को लिखते हैं उसके बाद वाई को लिखते हैं। तो प्लस में बोल रहा है 4, प्लस में 4 मतलब इधर ही कोई, ठीक है। माइनस में 3 मतलब इधर वाई,
तो ये कौन सा सेक्शन में पड़ रहा है दोस्तों, इधर, ये हमारा चौथा सेक्शन में पड़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए दोस्तों, ये यदि आपको पता होगा फॉर्मूला तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, नहीं पता होगा तो देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे अब ये हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ करा, ठीक है, और इसे 2:3 के रेशियो में मैंने बांट दिया, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट है -1, 7 दिया हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट का जो नाम है मेरा 4 और -3 दिया है, ठीक है, और ये हमने सपोज करा P है मेरा। तो ये P निकालने का वैल्यू पता है कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है दोस्तों, जैसे लिखिए P = x y लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है और जो रेशियो होता है ना दोस्तों, इसको m से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या चीज़ से लिखा जाता है, m से। तो आइए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, m(x2 + n(x1), ठीक है, m(x2 + n(x1) बाई m + n, ये हमारा x का वैल्यू हुआ, ठीक है ना। अब y की वैल्यू यहाँ पे कॉमा देके लिखिए, my2 + ny1 बाई m + n, ठीक है। सभी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है दोस्तों। m मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2, ठीक है ना, और n मतलब यहाँ पे रेशियो जो 3 है ये n है, ये हमारा m है, ये n है, ठीक है ना। और xy और y2 तो आपको पता ही है कि x जो पहले है x1 डालेंगे और जो दूसरे में है इसको x2 डालेंगे, जो पहले में है y1 और दूसरे में जो है y2 डालेंगे, ये तो पता ही है। तो x1 कौन हो गया मेरा -1, x2 कौन हो गया 4, तो y1 7 और y2 -3 है, और m और n यहाँ पे देख ही गया। तो आइए हम लोग सबका वैल्यू रखते हैं, आप लोग फार्मूला लिख के बनाइएगा, ठीक है ना। 2 × 4 + 3 × -1 होगा बाई 2 + 3 होगा, ये मेरा x का। अब कॉमा 2 × -3 + 3 × 7 बाई 2 + 3 होगी, ठीक है। सबको कैलकुलेट कीजिएगा ना, आंसर आएगा आपका 5/5 आएगी इसका। इसको कीजिएगा तो आपका आएगा 15/5 आएगा। अब इसे हम लोग काट सकते हैं क्या, बिल्कुल 1 टाइम्स में इसको काट सकते हैं 3 टाइम्स में, यानी हमारा क्या आएगा 1 और 3 आया। यह जो हमारा आया P का वैल्यू वो कितना है 1 और 3। देखिए आंसर है क्या 1 और 3, आंसर ए है। अगला देखिए, k के किस मान के लिए मूल वास्तविक समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण हमारा दिया है 2x² + kx + 3 = 0 है। तो k का मान हमें क्या होगा, देखिए आइए हम लोग k का मान निकालते हैं, जिनसे निकल गया अच्छी बात है। देखिए दी गई द्विघात समीकरण जो है हमारा इतना है, ठीक है ना। तो जब मूल समान होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं फार्मूला, -b² - 4ac, ये तो पता ही है दोस्तों, = 0 होता है। देखिए b², b मतलब क्या, b जो है हमारा यही है ना, b क्या है k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरा 2 है और c कितना है मेरा 3 है, = 0। तो k ये कितना हो जाएगा 4 2 जाए 8 3 जा 24, तो इधर आ गया 24 का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, इसका रूट ओवर करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर था इधर। 24 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, k है 24 है मेरा अंडर में, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा 2√6 आएगा, 2√6 होगा ना। तो ये हमारा क्या आया 2√6 प्लस माइनस में लिख सकते हैं, तो ये 2√6 कौन सा होगा, ये होगा आंसर। 2√6 आया मेरा k का वैल्यू, प्लस माइनस वाला दोनों, एक प्लस एक माइनस में आता है आंसर। अगला देखिए, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में 4680 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक हो तो उतने ही समय में वह राशि 5112 रुपया हो जाता है। तो वह राशि कितना है एवं ब्याज की दर ज्ञात हमें करना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसका। एक वर्ष में जो है उसका कितना अधिक होता है रेट, 4% अधिक होता है ना, ये इंक्रीज करता है। प्लस यहाँ पे डाल के देखिए, तो 3 वर्षों में वह क्या करेगा 4 × 3 हो, यानी 12% का इंक्रीज करेगा ना। तो हमारा जो इंटरेस्ट है मतलब ब्याज जो है वो कितना है 5112 माइनस
4080, 4680 है मेरा, इज इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा 432। ये मेरा ब्याज निकला, क्योंकि ये अमाउंट है मेरा, ये प्रिंसिपल है, इससे घटाइएगा तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो ब्याज हमारे पास आ गया। देखिए अब 100% इज इक्वल हम निकल सकते हैं ना, 432 गुन्ने 100/12 रेट है हमारा। इसे काटिए, कटेगा क्या, 12 से काटते हैं हम लोग, 4 से इसे काटिए, 4 3 जा, इसको 4 से 25 टाइम्स, 3 से काटिए, 3 1 जा, 3 4 जा, 3 4 जा, कट रहा है। तो आंसर मेरा कितना आ गया, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 3600 रुपये। ठीक है, ये 3600 रुपये आपका क्या आ गया दोस्तों, यह मूलधन आ गया, जो राशि पूछ रहा था हमारा 3600 रुपये आ गया। अब ब्याज जो हम निकाल सकते हैं कि नहीं, हमारा जो मिश्रधन है इसके लिए कितना है, 4680 रुपये है, तो 4680 रुपया माइनस 3600 करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना आ जाएगा, 1080 रुपये आ जाएगा। ये मेरा ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया तो रेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या, इंटरेस्ट यानी ब्याज गुन्ने 100 बटा प्रिंसिपल और गुन्ने टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 3600 गुन्ने टाइम, टाइम कितना है 3 वर्ष। आइए निकालते हैं, 110 कटेगा क्योंकि 100 है यहाँ पे। ठीक, और काटिए, 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा और 0 आएगा, 36 को 10 टाइम्स में, तो हमारा कितना परसेंट रेट आया 10%। आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी। अगला देखिए, कोई धन निश्चित दर से 3 सालों में 2 गुना हो जाता है तो वह राशि 12 सालों में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। आइए निकालते हैं इसको। देखिए हम लोग सूत्र से इसको निकाल सकते हैं कि M1 - 1 इज इक्वल M2 - 1 इज इक्वल T1/T2 लिखेंगे ना। M1 का वैल्यू कितना दिया है, M1 का वैल्यू 2 है, M1 का वैल्यू 2 है बाई N तो हमें पता नहीं है, इज इक्वल -1, यहाँ पे भी -1 इज इक्वल 3/12, जो हमारा वर्ष दिया है ये दोनों। ठीक है, यहाँ से हम N निकाल सकते हैं, तो इससे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सीधे हटा के 1 लिखिए, यहाँ पे घटाएं तो 1, और इससे कैलकुलेशन कीजिए 12, और ये कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 4 इज इक्वल N - 1, यानी N की वैल्यू इधर आ जाएगा प्लस, तो 5 हो जाएगा। N का जो वैल्यू हमारा है 5 गुना हो जाएगा। आंसर क्या है मेरा 5 गुना। ठीक है ना, ये जो हमारा M था ना दोस्तों, M1 और M2 जो था ये कितना गुना हो जाता है इसके बारे में बताया गया है, और N जो है ना हमारा N वो टाइम है। ठीक है ना, अगला देखिए, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की किसी गेंद को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी गेंद बनाई जाती है, तो ऐसे कितनी गेंदें बनाई जा सकती है, कितना गेंद बनाई जा सकती है। तो आपको पता है गोले का आयतन कितना होता है दोस्तों, 4/3 पाई r³ होता है। बस इसी पे तो फॉर्मूला रखना है दोस्तों, एक r का वैल्यू रखना है इस वाले के आधा, मतलब 20 सेंटीमीटर रखना है, और एक का रखना है इतना ही। ये तो त्रिज्या खुद है ही, इसको कुछ नहीं चेंज करना, लेकिन इसे चेंज करना है क्योंकि ये व्यास है, तो इसे हम त्रिज्या निकालेंगे, 20 आ गया, तो इसके जगह पे 20 रखना है। ठीक है, 4/3 ऊपर नीचे तो कट ही जाएगा, 4/3 यहाँ पे भी रहेगा तो ये तो कट ही जाएगा। अब सीधे हम रखते हैं 20 × 20 फिर 0.5 × 0.5 इसे हम लोग काटते हैं। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये 1 2 3 3 0 हटेगा, यानी 1000 ऊपर आ गई। ठीक है, 5 से काटी 5 4 जा, इसे काटे 5 4 जा, इसे काटे 5 4 जा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64,000 हमारा आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया तो 64,000 आ गया। जो ये मेरा 64,000 आया है उसमें आंसर है, बिल्कुल आंसर है 64,000, आंसर सी है। अगला देखिए, 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर खींची गई है। यदि OAB 30 डिग्री तो एंगल APB ज्ञात करना है हमें। तो आइए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, इसका कैसा ड्रॉ होगा। देखिए ये एक हमारा वृत्त है, ठीक है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये है, इसमें पूरे ऐसे गया है स्पर्श करते हुए। ठीक है ना,
यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये जो मेरा सेंटर है यहाँ से ऐसे, और ये फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये बताना हमें पी ए ओ, और इसका वैल्यू पी रखते हैं नाम, है ना। अब देखिए पी ए और पी बी दो बाहरी हैं, हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है पी ए और पी बी बाहरी बिंदु है। पी केंद्र ओ वाले एक खींची गई है स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं दोनों दिख रही है यहाँ पे हमारा। ओ ए बी मतलब ये वाले एंगल के बारे में बोला जा रहा है। ओ ए बी 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये 30 है, तो हमें निकालना ए पी बी, ये वाला हमें बताना है ये कितना डिग्री का कोण बना हुआ है। तो कैसे बनेगा दोस्तों, ये जितना भी कोण है ना उसका सीधे 2 टाइम्स होगा, ये जितना भी एंगल होगा ना इसका दुगुना ये होगा, कंफर्म है, ये फॉर्मूला होता है। ये जब दो स्पर्श रेखाएं होती है तब ऐसे बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए ये 30 है, 30 का सीधे 2 टाइम्स कीजिए, आंसर सी आ जाएगा आपका। 30 2 टाइम्स कितना होता है, 60 होता है, आंसर मेरा सी हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल का परिमाप हमें बताना है, परिमाण बताना है ना। तो देखिए पहले क्षेत्रफल निकाला है ना, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, इसका परिमाप दिया है 36√3। लिखिए √3 से √3 कटेगा, ऊपर से ऊपर कटता है, पता है आपको। अब ए स्क्वायर इधर आ गया, तो 36 और गुने 4 हो जाएगी, और ए स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, यानी 6 गुने 2 आएगा। तो मेरा ए का वैल्यू कितना आ गया 12, और आपको पता है परिमाण कैसे निकलता है, भुजा गुने 3 गुने भुजा होता है, तो 12 36, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका परिमाण 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट आंसर डी। अगला देखिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें बताना है। आइए हम लोग निकालते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ठीक। इसके अंदर भी मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसका नाम रखिए ए बी सी, इसका नाम रखिए पी आर और क्यू, ठीक। पी क्यू आर हमने रख दिया सभी पे, जिसमें ए बी सी की भुजा की लंबाई दिया है, ए बी सी की भुजा की 8 है, यानी ये सब 8 है, यानी कि ये 4 ये भी 4 और ये सभी क्या होंगे 4 होंगे, तभी तो ये दोनों मिला के 8 है, ये भी दोनों मिला के 8 और ये भी दोनों मिला के 8 होंगे। तो हमें पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें निकालना है। पी क्यू आर का कैसे निकलेगा दोस्तों, तो ये निकालते हैं हम लोग। ट्रायंगल पी क्यू आर में देखें, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/4 और गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा ना। तो देखिए 1/4 गुने जो हमारा √3/4 होता है, समबाहु त्रिभुज है, और क्योंकि ये 1/4 में बना हुआ है इसलिए 1/4 लिखे हम लोग, गुने भुजा कितना दिया है उसका 8 दिया है ना, तो 8 का होल स्क्वायर डालिए, सीधे 8 गुने 8 लिखे, इसे काटिए 4 2 टाइम्स में, इससे भी काटिए 2 टाइम्स में, यानी कितना आ गया 2 2 जा 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4√3। आंसर मेरा क्या आ गया सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 लेना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, परिमाप क्या होता है 2πr होता है, इस पे रख के निकाल सकते हैं आप। 22/7 रखिए और आर का वैल्यू कितना है 14 गुने 14, ये हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। इसे काटिए 2 टाइम्स में, यानी कितना आ जाएगा 44 गुने 14। ये जो कैलकुलेशन कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 44 गुने 14 करने पे आ जाएगा 616, ठीक है ना। ये 616 हमारा क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। 616 वाला एक दिख रहा है अभी देखिए क्या हो रहा है, सही हो कि गलत। अभी परिमाप हमें निकालना है 2 गुने 22/7 और गुने 14, इसे काटिए 2 टाइम्स में, कितना आ गया 44 और गुने 2, यानी कितना आ गया 88 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ रहा है। तो यही तो आंसर आ ही रहा है, बी नंबर है ना, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी वृत्ताकार भूखंड का परिमाप दिया है 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर हैं, तो वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। कैसे हम लोग निकालेंगे, वर्गाकार जो भूखंड की परिमाप क्या होता है आयत के परिमाप के बराबर हम लोग रखेंगे। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा, इज इक्वल आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B होता है। तो रखिए इसका L + B, 4 इज इक्वल 2 × L कितना है मेरा, L है 35 और B कितना है 15, रखते हैं हम लोग। इसे ये कट सकता है क्या,
बिल्कुल घटेगा 2 टाइम्स में। अब इसे जोड़ते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 को 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो हमारा ए का वैल्यू कितना निकल गया 25। हमें यही तो निकालना था, वर्ग का भुजा ही तो निकालना है ना। तो भुजा तो निकल गया, हमारा आंसर क्या आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7500 की राशि मतलब 7500 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 9075 रुपया में हो जाती है। उसी दर से उसी राशि का उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होती है के पावर एन, या टी रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा दिया है मिश्रधन 9075, पी भी दिया है हमारा कितना 7500, और ए प्लस आर का वैल्यू कितना है 10/100, और एन कितना है, तो एन ही तो हमें निकालना है, तो एन रखते हैं हम लोग, एन की बदले एन। तो ये 7500 गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब जो मेरा कंडीशन बनता है दोस्तों, ये 9075/7500 ये आएगा, ठीक। और इधर मेरा क्या बन गया दोस्तों, 1 जो हम लोग 10 लिखे थे उसको काट सकते हैं, तो 1/10 आ जाएगा। 1 प्लस 1/10 आ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर 10 था नीचे 100 था, तो काटेंगे तो इतना आ जाएगा। इसके पावर n रखते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और प्लस ये 1, 10 प्लस 1/10 ऐसे होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 11/10, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो आइए लिखते हैं हम लोग इसको, 9075/7500 इज इक्वल, हम लोग इसे क्या लिखें 11/10 की पावर n, इतना लिखेंगे। अब देखिए इसे हम लोग छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो कितना से कर सकते हैं, इसे काटते हैं हम लोग 75 से, 75 100 में कटेगा, 75 को काटेगा तो 120 टाइम्स में कटेगा, यानी कितना आ गया 121/100 आ गया इधर, और इधर मेरा है 11/10 की पावर n। तो हम लोग इसको 121 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर, और इधर तो मेरा 11/10 का n है ही। तो ये आपको एक फार्मूला पता होगा कि जब ये सेम और ये भी सेम रहता है तो सीधे पावर की वैल्यू लिया जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब n जो है मेरा कितना आ गया 2 ईयर आ गया। तो अभी टाइम मेरा 2 साल निकल गया, ठीक है। अब साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने टाइम गुने दर बट्टे 100 होता है ना। तो बाकी प्रिंसिपल आपका 7500 है, गुने रेट कितना है आपका 10% है, समय कितना है आपका 2 साल है, बट्टा 100 रखिए, 1010, ये 2 0 कटा, कितना हो जाएगा 75 दूना 150, 15 और 00 हो जाएगी। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज जो होगा आपका 1500 रुपया आ जाएगा, आंसर बी हो गया। अगला देखिए, उस गोलाकार सेल का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग निकालते हैं, इसमें पाई का वैल्यू नहीं रखना, पाई का पाई ही रखना है। देखिए क्योंकि सब में पाई आया हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं पाई ही रखना है वैल्यू, ठीक है ना, पाई का कुछ नहीं। तो गोलेकार सेल का आयतन क्या होता है दोस्तों, आपका गोले का आयतन पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। और यहाँ पे हमें बताना है गोलाकार सेल का जो आंतरिक और बाहरी त्रिज्या के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, तभी तो आंतरिक और बाहरी के लिए बोल रहा है ना। तो इसके आंतरिक और बाहरी के लिए क्या निकालते हैं हम लोग 4/3 पाई कैपिटल आर का होल क्यूब माइनस स्मॉल आर का होल क्यूब, ये निकालते हैं। पाई रखते इसका वैल्यू 4/3, पाई को पाई रखते हैं हम लोग। आर का वैल्यू मेरा कितना है, बाहरी वाला 3 है और आंतरिक वाला 2 है, तो 3 का होल क्यूब कीजिएगा कितना आ जाएगा 27, और 2 का कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, आएगा। इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 19 आएगा ना। तो रखिएगा 4/3 पाई तो पाई रहेगा, इधर मेरा 19 आ गया। अब इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 76 पाई/3 आएगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया 76/3 पाई, आंसर सी हो गया। अगला देखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। आइए हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए पहले तो एक वृत्त बना लीजिए, इसके अंदर में एक क्या है हमारा वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा
इसका नाम भी कर सकते हैं, ABCD रखिए, यहाँ पे कुछ भी इसको O रख सकते हैं। तो अब जो है हमारा शीर्ष 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो OA जो है हमारा, इतना की दूरी कितना है, 5 दिया हुआ है, ये तो बोल ही रहा है, ठीक है ना। जो ये 5 दिया है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, ये टोटल 10 हो जाएगा। व्यास मतलब हमारा वर्ग का क्या होगा, विकर्ण निकल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हाफ ऑफ विकर्ण का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। हाफ ऑफ डायगोनल लिख देते हैं, डायगोनल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका एरिया होता है वर्ग का। देखिए हाफ ऑफ डायगोनल मेरा कितना आया, 10, तो 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 10 गुने 10, 2 से काटे 5, यानी कितना आ जाएगा, मेरा क्षेत्रफल जो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आंसर मेरा कितना आ गया, डी हो गया। अगला देखते हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 12 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 2z माइनस 88 है तो x माइनस 3y प्लस z का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम x, y और z का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए पहले निकाला जाए इसका। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दिया है उसे रखेंगे, ठीक है ना। ये सीधे ऐसे रखते हैं जो भी इक्वेशन है। अब सीधे इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर रखिए प्लस 9y स्क्वायर 9 स्क्वायर रखिए प्लस 4z स्क्वायर रखें इज इक्वल, इसको क्या आप 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। तो 12x माइनस 12 टू जा 24y प्लस 12 टू जा 24z और माइनस में 88 तो है ही, तो माइनस में 88 डालते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हम लोग आगे का और प्रोसेस करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल 12x माइनस 24y है दोस्तों, ठीक, 24y प्लस 20, यहाँ पे हम लोग लिख लिए 12x और 24y, और यहाँ से देखिए 24z और 88, 24z हम लोग लिखते हैं प्लस जो है हमारा 24z माइनस 88 है, ठीक है। माइनस मेरा क्या है 88, तो 88 को हम लोग क्या छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस 88 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 प्लस 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस मेरा 6 का होल स्क्वायर 36, इसको ऐड कीजिएगा ना तो आपको 88 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग प्रोसेस किए। फिर आगे देखिए, आगे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6, अब हम लोग फॉर्मूला पे आ रहे हैं, ठीक है ना, प्लस 6 स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट डालिए इसका 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर से घेरिए ब्रैकेट प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2z इंटू 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल 0 है हमारा, इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या निकल गया दोस्त, एक निकल गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर निकल गया प्लस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर निकल गया, और एक क्या निकल गया 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर निकल गया, बराबर 0 है हमारा। सभी को रखिए, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रखिए, तीनों को रखिए तो एक्स वाई का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो देखिए जब इसके बदले आप 0 रखते हैं तो यहाँ से तो स्क्वायर उधर हट गए खत्म, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब वाई की बारी, वाई में रखेंगे तो ये भी स्क्वायर उधर जाएगा 0 बगल तो खत्म। अब जो है इसका जो वैल्यू आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, वो भी क्या चीज़ में आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब जेड की बारी, जेड की बारी तो ये स्क्वायर तो खत्म। अब जेड इज इक्वल क्या आ जाएगी 6/2 यानी 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमें पता चल गया, तो इस इक्वेशन में हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रखिए और बनाइए। एक्स का वैल्यू हमारा 6 आया था, 6 माइनस हमारा 3 तो पहले इसमें है 3 रखिए। वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों तो -4/3 आया है, और प्लस है जेड, प्लस जेड का वैल्यू 3 आया है तो 3 रखते हैं हम लोग। अब कैलकुलेशन करते हैं, इसको काट सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 6 और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और प्लस तो 3 है ही, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 13 आ गया। आंसर क्या आ गया मेरा डी हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, 8,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2.2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा तो बहुत ही आसानी से बनेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम दे दिया है दोस्तों ये पूर्णांक में दे दिया है, इस कारण थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, ये पूर्णांक में दे दिया है, इस कारण फॉर्मूला बेसिस पे नहीं बल्कि हम लोग जो लॉन्ग मेथड है हमारा उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से नहीं। तो पहले तो हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज के लिए क्या लिखेंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 लिखते हैं। तो कितना है 8,000, ठीक है, गुने 12 गुने 10 बटा 100 गुने 5 होगा, क्योंकि इसे ब्रेक कीजिएगा तो 5 2 10 है, 10 है 2 12 12/5 आ गए। इसे हम लोग काटते हैं 1 0 1 0, ये कटेगा 5 से कटे 5 2 जा, यानी कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 1920। ये 1920 हमारा साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे तो हम लोग उसी फार्मूला पे निकालेंगे, बस यहाँ पे जो टाइम दिया है हमारा पूर्णांक में दे दिया, इस कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी है ना 1 + r/100 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे का होल स्क्वायर पहले, क्योंकि ये पहले है 2। अब 2/5 के लिए क्या करते हैं हम लोग पता है, इसको ना मल्टीप्लाई में डालते हैं, 1 + r × 2/5 लिखते हैं बाई 100 और -1 किया जाता है। ये 1 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 माइनस किए, यानी पी को माइनस किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, पी कॉमन कर लिए हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पे रख के आप बनाते हैं, सबका वैल्यू दिया है, सबका वैल्यू रखते हैं हम लोग 8,000 1 + 10/100 रखिए तो कितना आ जाएगा, सीधे से हम लोग इसको वैल्यू निकालते हैं 121/100 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 26/25 -1 होगा, ठीक है। अब आगे प्रोसेस 8,000 मल्टीप्लाई ये जब कैलकुलेशन कीजिए तब कितना आ जाएगा, 646/2500 आएगी। आप यदि इसको काट दिए होंगे तो उसके लिए हड़बड़ाइए नहीं, इसको या फिर किसी को भी काटे हुए तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि हाँ ये सर कैसे लिख दिए। आपका जो भी आंसर आया वो यदि आप छोटा किए होंगे, क्योंकि ये कटने वाला तो कोई है नहीं, इससे ये 50 टाइम्स में कटेगा 30, इसको काटने से कोई फायदा नहीं, इसे सीधे कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है, 100 और 25 में गुना करना 2500, और इसको तो हो ही जा रहा है, तो इतना लिखते हैं हम लोग। इसके बाद जो है हमारा जो 646 आया बाई 8,000 को हम लोग कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 2500 को 20 से 20 काटी और भी कटेगा, 5 से काटी 5 5 जा, ये भी कटेगा 16 5 जा और भी कटेगा, तो यानी डेसिमल में हमारा आंसर आ रहा है कितना आया, 2067.20 आया। ये मेरा CI निकल गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। और मेरा साधारण ब्याज क्या निकला था, तो वो निकला था 1920 रुपये, उसमें से घटा लीजिए 2067.20 माइनस 1920 घटाते हैं, आंसर कितना आ जाएगा आपका 147.20। आंसर मेरा 147.20 होगा, तो है क्या, आंसर सी है, राइट आंसर। अगला देखिए, 1 रेडियन का डिग्री में माप दिया हुआ है, पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है, तो कितना होगा 1 रेडियन डिग्री में, कितना हो जाएगा, लगभग में बी होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, राइट आंसर इसका बी होगा। और इसको कैसे निकालते हैं ये भी देखना है, तो आइए देख लीजिए, हम लोग देखते हैं बनाकर 1 रेडियन डिग्री बराबर कैसा होगा। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 पाई रेडियन जो है वो 180 वैल्यू होता है पाई का, ठीक है। तो हम 1 रेडियन बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 पाई रख सकते हैं, 180 गुने 7/22 रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 बोला है रखने के लिए, तो रखते हैं। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 630/11, अभी आया मेरा 630/11। इसे हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं, तो 57.3/11 डिग्री मेरा आ गया, ठीक है ना। अब ये 57.3/11 डिग्री जो है, इसको हम लोग 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 57 डिग्री 180 मिनट बाई 11 होगा,
अब जो इतना मेरा आ गया इसको हम लोग फिर 60 से करेंगे मल्टीप्लाई। 57 डिग्री 16 मिनट 4 होल 4/11 मल्टीप्लाई 60, आंसर आपका आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। आंसर हम लोगों ने लगभग में यही बताया था अभी। अगला देखिए, एक मीनार की ऊंचाई दिया है 200√3, इसके पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसका शीर्ष कोण से उन्नयन कोण का उन्नयन कोण हम लोग ज्ञात करते हैं। पहले तो एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज, इसका वैल्यू दिया है 200√3, ठीक है ना, और इसका दिया है हमारा 200। तो हमें यही तो निकालना है थीटा। सपोज कर लेते हैं ट्रायंगल एबीसी में लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में हम लोग, हमारे पास क्या है, एक पी दिया है और बी दिया है। ये किस में, टैन में आ जाता है, टैन रखते हैं आराम से टैन से। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 200√3 होगा, ठीक है। ये से ये काटिए तो कितना आ जाएगा, सीधे टैन थीटा के बराबर आ गया मेरा √3 बराबर क्या होता है, टैन में √3 किसका वैल्यू होता है 60 का। तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। आंसर मेरा क्या आ गया ए। अगला देखिए, -2 5 और 1 3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं इससे, कैसे निकलेगा। यह जो है यहाँ पे ए सपोज कीजिए और यहाँ पे हमारा बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है वैल्यू 2 -2 और 5 और इसका कितना वैल्यू दिया है 1 और 3, यानी x1 दिया है y1 x2 y2। तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम आपको बताते हैं। इसका होता है y - y1 होता है, ठीक है ना, इज इक्वल y2 - y1 बाई x2 - x1 इंटू x - x1 होता है, ठीक है। सबका वैल्यू हम लोग रखते हैं। y का वैल्यू नहीं दिया है, y1 का वैल्यू हमारा कितना है 5 है, इज इक्वल y2 का वैल्यू 3 - 5 और x2 का वैल्यू 1 माइनस और इसका वैल्यू -2 दिया है इंटू x माइनस और इसका वैल्यू माइनस में 2 है, रखते हैं हम लोग। आगे कैलकुलेशन करते हैं, y - 5 इज इक्वल -2/3 कैलकुलेट कीजिएगा तो, और ये आ जाएगा x + 2 होगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/-15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इज इक्वल -2x - 4 होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये और ये आ रहा है तो इसको लाइए 2x प्लस में आ जाएगा +3 इज इक्वल ये 11 हो जाएगा, इधर आके छूट जाएगा, इसमें से घट जाएगा, 15 में से 4 घट जाएगा तो 11 आ गया। तो हमारा कितना इक्वेशन आ गया 2x + 3y - 11 इज इक्वल 0, यही ना इक्वेशन है। तो कौन सा है ये इक्वेशन, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला देखिए, यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण दिया हुआ है 2:3:3:5:5 के में है, तो सबसे छोटे कोण का माप हमें बताना है। सबसे छोटा कोण कौन होगा, तो आइए निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा। अंतःकोणों का योग क्या होता है 2n - 4 × 90 डिग्री होता है। वैल्यू रखिए यहाँ पे 2n, 2 × 5 क्योंकि 5 भुजा वाले हैं, -4 90 डिग्री, इसे कीजिए 10 में से 4 गया तो 6 × 90 कितना हो जाएगा मेरा 540 डिग्री। टोटल का है, सभी को ऐड करके 540 लिख सकते हैं, सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सभी को ऐड करने पे 18 आएगा, 18x इज इक्वल 54, 540 इसको काटिए, कितना टाइम्स बढ़ेगा 3 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू मेरा 30 आ गया। तो सबसे छोटा कौन है 2, 30 दूना 60, तो आंसर क्या आ जाएगा सी होगा। अगला देखिए, समीकरण दिया हुआ है 3 × 5x + 2 - 4 बराबर 2 × 1 - 4x में चर x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान कैसे निकलेगा, तो जो भी इक्वेशन है वैसे हम लोग रखते हैं, यहाँ पे चर का मान हम लोग निकालते हैं, क्या आता है हमारा, देखिए इक्वेशन जब रखते हैं यहाँ पे ये पहले रखेंगे तो यहाँ से हमारा 15 मल्टीप्लाई होगा तो 15x + 6 - 4 इज इक्वल 2 - 8x आएगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग,
कितना आ जाएगा इधर 23x इज इक्वल 2 माइनस 2 होगा। 2 में से 2 घट गया मतलब 0 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 0 हो जाएगा, क्योंकि 23 जो डिवाइड में जाएगा तो ये तो 0 से ही कटेगा ना, 0 टाइम्स में, 0 के बट्टा में 0 रहे तो आंसर तो 0 ही आना है। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0, तो आंसर मेरा क्या आ गया इसका डी। अगला देखिए, इनमें से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। x पे कौन सा स्थित है दोस्तों, x पे जैसे यहाँ पे आपको पता है x तो इसे बोलते हैं और इस वाले को y बोलते हैं। तो ये देखिए 2 और 3, 2 मतलब यहाँ, 3 मतलब यहाँ, ये तो y पे चला गया। और दूसरा देखिए 2 मतलब इधर और 0 मतलब यहाँ, यानी x पे ही लाई कर रहा है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बी ही हो गया। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 126 है और उनका महत्तम समापवर्तक 2 है। यदि संख्या 18 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बाई फर्स्ट नंबर। यहाँ पे रखिए इसका वैल्यू, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया है 126 गुने 2 बटा पहली संख्या 18 दिया है, इसको काटिए 9 टाइम्स में, इसको काटिए कितना टाइम्स में कटेगा 14 टाइम्स में। आंसर मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरा नंबर जो आ जाएगा मेरा वह 14 आ जाएगा। अगला सेक्शन आता है, अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का साइंस। देखिए, वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन क्षय निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों, आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। आंसर ए हो जाएगा। मनुष्य में, अगला देखिए, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, तो गलत विकल्प को हमें चयन करना है। इसमें गलत विकल्प कौन है, डी, उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होते हैं। राइट आंसर डी होगा। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी की परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है। तो ये निकालते हैं हम लोग, एफ कितना दिया है दोस्तों, एफ आपका -20, ठीक, और भी कितना दी है प्रतिबिंब की दूरी -60। हमें क्या निकालना है, यू। आइए निकालते हैं। ये आपको पता है दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f होता है। सभी का वैल्यू रखते हैं 1/v। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं कि 1/u इज इक्वल 1/v, यहाँ पे ये जो है हमारा माइनस में चला जाएगा 1/v, इसके बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं क्योंकि हमें u निकालना है। तो f का वैल्यू कितना दी है दोस्तों, 1/-20 प्लस 1/60 दिया है। एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 -3 प्लस 1 यानी -2/60, तो काटिएगा कितना आ जाएगा 1/30। क्या चीज माइनस में आया मेरा, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 30 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा मेरा सी हो जाएगा। माइनस में ना आया दोस्तों, यहाँ पे डी होगा, माइनस में आया मेरा 30। अगला देखो, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। यह शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए रहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत नहीं होता है। किस पे बहुत लागत नहीं होता है, तो पशु आहार पर लागत नहीं होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। कौन होता है, तो राल और गोंद। आंसर हो जाएगा सी, राल और गोंद होता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। संकुचनशील रसधानी होता है। आंसर होगा ए। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, इसका है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। आंसर होगा डी। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में। कहाँ पे होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है। आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? कितने जोड़े जाएंगे? 2 जोड़े जाएंगे। आंसर हो जाएगा 2 जोड़े जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह और डैश आवर्त है, कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा 18 समूह और 7 वो आवर्त है। 18 समूह और 7 आवर्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के किस रूप का उपयोग जो है शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है उपयोग? तो ग्रेफाइट का किया जाता है। आंसर हो जाएगा मेरा डी। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? किस पर किया जाता है? तीर के ऊपर या नीचे किया जाता है? आंसर ये होगा, किसी वस्तु के एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? जो निर्माण होगा उसका प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम घटित होता है? कौन सा होता है? निस्पंदन, पुनः अवशोषण, श्रावण होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, निस्पंदन, पुनः अवशोषण, श्रावण। अगला देखिए, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर डैश और ऊपर से नीचे जाने पर डैश होता है। क्या होता है? पहले जो है बाएं से दाएं जाने पे घटता है और ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। आंसर बी होगा। अगला देखिए, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है। लगभग क्या होता है? लगभग 2 मिनट पहले होता है। आंसर डी है। वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? किस पर नहीं होता है? तो अंतः कोशिकीय अंतराली पे नहीं होता है, इंटरकुलम स्पेस पे नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र का औसतन कितना मात्रा उत्सर्जित करता है? कितना करता है? 1 से 1.5 लीटर के बीच में करता है लगभग। आंसर बी। निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? कौन रोग होता है? एड्स होता है। आंसर हो जाएगा सी, एड्स। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का यह है सोशल स्टडीज। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन करेंगे? किस आर्टिकल में कहा गया? अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया। आंसर ए सी होगा। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे? किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। आंसर ए होगा। इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज किया गया था? तो वो कौन था साल? वो था 1911 से 21 था। आंसर हो जाएगा ए। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका जो है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितना होता है? कितना होता है? 29 दिन से थोड़ा अधिक होता है। आंसर हो जाएगा सी। भीमटेका की गुफाएं खोज कब हुआ था? भीमटेका गुफा की खोज हुआ था 1957 से 58 में। आंसर ए हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? कौन सा दर्रा है? यह दीफू दर्रा है। आंसर ए हो जाएगा। एजार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजार कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। आंसर बी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? घाना से संबंधित है। आंसर डी है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश का मसौदा
समिति को गठन किया है। कब किया गया? आंसर हो जाएगा इसका बी, 29 अगस्त 1945 को। राइट आंसर बी होगा। अगला देखिए, 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? कितने सदस्य थे दोस्तों? इसमें थे 3 सदस्य। आंसर हो जाएगा डी, 3 सदस्य। कौन कौन थे दोस्तों 3 सदस्य? बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने एक पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए वास्तविक सहयोग का परिणाम था। हिंद स्वराज में। आंसर होगा डी। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने समय का पश्च अंतराल है? कितना समय का पश्च अंतराल है? 2 घंटा का है। आंसर ए होगा। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1950 में किया गया था। लागू 1951 से हो गया। अगला देखिए, निम्न में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। डैश अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है, इसका निर्णय बाजार के द्वारा निजी उद्यमों द्वारा लिया जाता है। इसमें से राज्य का कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। राइट आंसर बी होगा, पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा मतलब बौना ग्रह है? कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सेरस है। आंसर हो जाएगा सी। सेरस ग्रह की खोज जो है इटली के खगोल शास्त्री जो है पियाजी ने किया है। ठीक है ना, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला है, मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? नागर शैली कहलाती है। आंसर हो जाएगा ए, नागर शैली। अगला सेक्शन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है हमारा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, यह मेरे पति के पिता हैं। वह व्यक्ति उस लड़की के पति से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं आप। देखिए यहाँ पे ये गर्ल है, ठीक है, ये लड़की है, इसके जो भी है यहाँ पे अभी नहीं बताया गया, ठीक है ना, इसके पिता, ठीक है, और इसके भी पिता, ये आदमी है वो, ठीक है ना, इसके पिता ये हैं फादर और इसके भी ये पिता है। तो इसके ये क्या हुए? दादाजी हुए। और यह जो लड़की है इसकी क्या है? पति है। इस लड़की की ये पति है, ठीक है, ये भी इसके पिता है, ये भी पिता है। तो हमारा रिलेशन किससे बताना था दोस्त? हमारा रिलेशन जो है इसी से ना बताना था कि इसके पति का जो है इसके पिता के पिता से क्या संबंध है। तो क्या है? दादाजी लगेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ग्रैंडफादर। अगला देखिए, निम्न श्रेणी में आने वाली अगली संख्या कौन है? कौन सी संख्या आएगी? आंसर हो जाएगा सी, 25 71। कैसी आएगी? देखिए इसमें सब मल्टीप्लाई वाला है। यहाँ से 17 से 19 कैसे हुआ? मल्टीप्लाई 1 + 2 किया गया। इसमें से कैसे? मल्टीप्लाई 2 + 3। देखिए हमारा ये कैसे आया है? यहाँ पे 2571 कैसे आया है? इसमें हमने बताया इसमें प्लस इंटू 1 + 2 करना है। फिर इसमें भी सेम वही कंडीशन, इंटू 2 प्लस आपको 3 करना है, इंटू 3 + 4 करना है। सब में ऐसे इंक्रीज करते जाना, बढ़ाते जाना है। यहाँ पे जो कंडीशन आएगा आपका गुने 5 + 6 करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 2571। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्गों की संख्या है? तो इसमें ज्ञात करना है। इसमें देख के आप बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितनी है टोटल। टोटल आपका 15 आएगा, है ना। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले युग्म प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प से बदले। सही विकल्प से हमें बदलना है। आंसर इसका देखिए क्या होगा? बी टी, तो डी भी हुआ है ना। बी से कितना 2 भरा है, टी से कितना 2 भरा है। यहाँ पे भी देखिए एल 12 14 पे कौन है? 14 पे एन आता है, या तो ये नहीं तो पहला वाला आना है। फिर है एक्स 24, 24 है तो 26, यानी ये राइट आंसर हमारा सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक निश्चित कूट भाषा दिया है, इसके इतना रूप में कोड दिया जाता है। अब इस फॉर्मूला को किस में लिखा जाएगा? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या किया है।
तो ये देखिए आर को क्या लिखा है, एफ लिखा है, ई को क्या लिखा है, जे लिखा है। कैसे लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि टोटल जो नंबर ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड, वो पहले काउंट कीजिए कितना है, 3 3 6 एक 7 वर्ड है टोटल, ठीक है। इसमें भी 7 वर्ड है। तो यहाँ से ई डी वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इस आई वाले को छोड़ दिए, बीच में छूट गया। अब देखिए आर से जो है हमारा 18 पे आता आहार, आर से जो है 5 प्लस कीजिएगा तो डब्ल्यू आएगा, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस गया है। फिर ई से जो है हमारा जे आ रहा है, 5 इंक्रीज किया है, फिर ए से जो है मेरा 5 इंक्रीज किया है, ऐसे बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप फिर यहाँ पे भी काउंट कीजिए, लास्ट वाले मेरा ये है जो लास्ट जो है इसमें भी टोटल संख्या 7 है। यहाँ से उठाइए एफ से 5, भले आर से स्टार्ट कीजिए, आर से 5 जाइएगा तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू वाला कौन है दोस्तों, सीधे एक ही आंसर दिख ही रहा, तो आंसर मार दीजिए डी। अगला देखिए, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प से बदलना है हमें। कैट, किटन, काऊ, क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्या बनेगा दोस्तों, आंसर इसका बनेगा काल्फ। आंसर बनेगा इसका बी, कैट किटन, तो काऊ का काल्फ होगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी होगा। नीचे दिए गए 5 पदों में से 4 किस तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। कौन सा ही समूह संबंधित नहीं है, यह बताना है। कौन संबंधित नहीं है दोस्तों, आंसर इसका आ जाएगा सी। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ए ई जो है हमारा कितना इंक्रीज कर रहा है, ए से 4 कर रहा है इसमें, फिर यहाँ से 4 ही कर रहा है, फिर इसमें भी सेम वही कंडीशन लागू हो रहा है, लेकिन जो है इसमें नहीं लागू हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। फिर इसमें भी लागू हो रहा है वही, फिर इसमें भी हमारा 4 का ही लागू हो रहा है, बस ये जो हमारा के एन एस में लागू नहीं हो रहा, तो आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कौन सा आ सकता है इसमें, आंसर मेरा हो जाएगा इसका सी। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 38 और प्लस 18, 38 प्लस 18 प्लस 8 को ऐड करके आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 आएगी। सेम यहाँ पे भी वही करना है, सभी को ऐड करके 8 से डिवाइड करना है, सेम यहाँ पे भी उतनी ही डिजिट्स रखनी है, ये सभी को ऐड करना है और 8 से डिवाइड करना है। तो कौन सी इसमें से संख्या रखेंगे, 15 को इस संख्या को रखेंगे और 8 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 आएगा और ये 8 आएगा, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 15 आना चाहिए, आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड यू और भी 5 मित्र हैं, इनकी लंबाई के आधार पर तुलना की गई है। कोई भी 2 मित्र की लंबाई समान नहीं है। यू वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, जेड सबसे लंबा है, एक्स भी से लंबा है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे टेबल बना के आप बता सकते हैं कौन सबसे बड़ा लंबा है। तो यहाँ पे जेड सबसे लंबा है वाई से भी वाई छोटा है यू से, और यू बड़ा है किससे, एक्स से, और भी सबसे छोटा है। हमें क्या निकालना था, सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। सबसे लंबा व्यक्ति कौन निकला हमारा, यहाँ पे निकल गया यू, आंसर क्या आ गया हमारा बी। अगला देखिए, निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है हमें। देखिए, साहिल और रोहन हॉकी व बेसबॉल अच्छे खिलाड़ी हैं। गौतम, साहिल और महेश फुटबॉल और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। कौशल और गौतम क्रिकेट व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। कौशल और रोहन हॉकी व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो इनमें से वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पे बाई डायग्राम से दिखाना होगा हमें, सभी का नाम यहाँ पे लिख कर बताना होगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा रोहन, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन आता है जनरल हिंदी का। देखिए, कभी कभी कोई क्वेश्चन छोड़ने लायक ही होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये 95, यदि आपसे बनना है तो बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम किल होने वाला, क्योंकि आप इसका वेन डायग्राम आपको दिखाना होगा यहाँ पे, है ना। आपको बना के स्पष्ट देखना होगा कि कौन अच्छा खिलाड़ी है कौन नहीं खिलाड़ी है। यहाँ पे आपके नाम डालना होगा, यहाँ पे हॉकी डालिए, क्रिकेट
यहाँ पे हॉकी डालिए, बेसबॉल डालिए, ठीक है ना। और कौन है, फुटबॉल है, और क्या है मेरा, हॉकी है, बेसबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है। ये सारे हमको पांचों खेल का यहाँ पे नाम डालना होगा, यहाँ पे नाम और व्यक्ति डालना होगा। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 5 व्यक्ति हैं। इसमें बताना होगा ये अच्छे हैं, ये खराब है, ये। तो ऐसे हमें बहुत ज़्यादा टाइम किल होने वाला है, ठीक है। तो आंसर सीधे इसका बी आप याद रखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि टाइम के यदि समय बचता है तो उसे बनाइएगा, ठीक है। देखिए सेक्शन अगला जो है जनरल हिंदी का है। इसमें देखिए क्या है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मिट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। उपयुक्त में कौन सा रस है, कौन सा रस है दोस्तों, अद्भुत रस है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा, अद्भुत रस। अगला देखिए, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है। इसमें कौन सा रस कहते हैं, इसे कौन सा रस कहते हैं, इसे कहते हैं अद्भुत रस ही कहते हैं। आंसर बी होगा, मैंने इसकी सहायता नहीं की। कौन सा वाक्य है, इसका वाक्य है निषेधवाचक। आंसर होगा सी, निषेधवाचक होगा। अगला देखिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। किस प्रकार का वाक्य है, यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। अगला देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग द्विगु समास। आंसर हो जाएगा डी, द्विगु समास। देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है, राजकुमार। आंसर सी होगा। वत्स शब्द है, यह कैसा शब्द है, वत्स, यह जो है तत्सम शब्द है। आंसर ए होगा। कंधा का तत्सम शब्द क्या है, कंधा का तत्सम शब्द कंधक है। क्या हो जाएगा, स्कंध होगा, स्कंध। कंधा का तत्सम शब्द स्कंध होगा। आंसर ए होगा। अगला देखिए, संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है। पितृऋण, पितृऋण का हमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पित्त जोड़ ऋण। आंसर हो जाएगा सी। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। जीवन, जीवन का क्या उल्टा होगा, मरण। आंसर हो जाएगा डी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है हमें। तो कौन सा होगा, यह दुर्लभ होगा। आपके दर्शन डैश हैं, दुर्लभ है। सही वर्तन वाले शब्द का हमें वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। तो ये हो जाएगा निर्यात। आंसर हो जाएगा डी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कौन है, आकाश को छूने वाला। आकाश को छूने वाला को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गगनचुंबी। आंसर सी होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग्य ज्ञात करे जिसे कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्याथा से वे अधिक पीड़ित थे। अपने से अधिक दूसरों का व्याथा से वे अधिक पीड़ित थे। आंसर हो जाएगा इसका दूसरों का व्याथा से, सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, क्या है, तो अभिशाप है। आंसर सी होगा। वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, इसमें किया गया है संबंध कारक का। आंसर बी है। दिए गए वाक्य रेखा खंडित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ मैं आगरा गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका वहां से आगरा गई थी। आंसर सी होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द हमें निकालना है। पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हाथ। आंसर ए हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आज मौसम बहुत डैश है, क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सुहाना है। आंसर सी होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारा कर्म की उत्पत्ति होता है। आंसर हो जाएगा बी, उत्पत्ति होता है। आंसर बी होगा। सही वर्तन वाले शब्द का हमें चयन करना है। कौन सा सही है इसमें सही है विद्यार्थी। आंसर डी होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी, अध्यापिका। आंसर डी हो जाएगा अध्यापिका, अध्यापिका ने। अगला है दिया गया 118 से लेकर 120 तक के नीचे दिए गद्यांश को आधारित प्रश्न के उत्तर देना हमें ध्यान से पढ़ के। एक गद्यांश को पहले पढ़ते हैं क्या है।
गद्यांश है, केवल जीविका कमाने से, अपना दिन भर का काम आसानी से पूरा कर लेने से कहीं अधिक उच्च वस्तु आपके भीतर आपको संतुष्ट करने के लिए विद्यमान है। यह है आपको सभी काम करने की भावना, आपके पूरी शक्ति से काम करने की आकांक्षा, अपना उच्चतम विकास करने की तथा अपने व्यक्तित्व को पाने की कामना। इस आकांक्षा का स्वर इतना प्रखर होना चाहिए कि केवल जीविका कमाने की समस्या, केवल रुपया कमाने का प्रश्न गौण होना चाहिए। कितने ही व्यक्ति निरुद्ध अपने ध्येय में अधूरी निष्ठा करते हुए केवल तब तक अपने धन्य में व्यस्त रहने की इच्छा करते हैं तब तक कोई आकस्मिक बाधा न आए। काम करते दिखाई देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन का कार्य के प्रति, चाहे वह कितना ही तुच्छ हो, उन उच्च आदर्शों से बढ़ना चाहिए जो किसी महान कलाकार के आदर्श होते हैं, जिनके आधार पर वह अपनी कृति की रचना करता है। इस जीवन के संगम को गढ़ने के लिए प्रगतिशील होना एक पावन उद्देश्य है। हमारा कार्य के प्रत्येक प्रतिभा हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऊपर दिए गए गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? इसका शीर्षक होना चाहिए जीवन की महत्वाकांक्षा का अर्थ। आंसर ये होगा जीविका कमाने से। जीविका कमाने से क्या होता है? जीविका कमाने से आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। आंसर बी। हमारी आकांक्षा का स्वर इतना प्रबल हो कि जीविका कमाने की इच्छा गौण हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा? सी। से हम लोगों ने ये भी सेशन कंप्लीट किया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लास्ट जो सेशन है। जब तक के लिए धन्यवाद।